आज है 15 अगस्त शुक्रवार का दिन। नमस्कार। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज के अंक में हम आपको देश और दुनिया की अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हुई दुखद घटना की, बिहार में मतदाता सूची पर छिड़े विवाद और सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश की, और साथ ही जानेंगे कि कैसे कांग्रेस ने चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत का आरोप लगाया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आई चिंताजनक खबरें भी हैं। विश्लेषण वाले हिस्से में हम समझेंगे कि ट्रंप के टैरिफ का भारत पर क्या असर होगा और अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के क्या मायने हैं। साथ ही कुछ सकारात्मक कहानियों में हम जानेंगे कि कैसे बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए बिना एयर कंडीशनर वाले स्कूल डिज़ाइन किए जा रहे हैं और जलवायु परिवर्तन का परिंदों पर क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहले एक ज़रूरी सूचना। 15 अगस्त के अवसर पर टीम हरकारा अवकाश पर होगी। अगला अंक आपको इतवार 17 अगस्त को पहुंचेगा। हमारे साथ बने रहें, इस दुआ के साथ कि आज़ादी का शोर कम हो और रोशनी ज़्यादा। अब आज की सुर्खियां विस्तार से। किश्तवाड़ में मचैल माता यात्रा मार्ग पर बादल फटा, 45 मरे, 100 से ज्यादा जख्मी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में गुरुवार को बादल फटने से एक भीषण त्रासदी हुई। चिशोती इलाके में हुई इस घटना ने विनाशकारी बाढ़ का रूप ले लिया, जिसमें कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई है। ये तबाही मचैल माता यात्रा के मार्ग पर हुई, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और लगातार हो रही बारिश ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। अधिकारियों का कहना है कि जब यह हादसा हुआ, उस वक्त घटनास्थल पर 250 से ज्यादा लोग मौजूद थे। बाढ़ का पानी पार्किंग, लंगर और सीआरपीएफ कैंप तक में घुस गया, जिससे कई लोग मलबे में दब गए। किश्तवाड़ जिला विकास परिषद की अध्यक्ष पूजा ठाकुर ने बताया कि राहत दल लगातार काम कर रहे हैं और 100 से 150 लोग घायल हुए हैं। सेना भी राहत और बचाव के काम में जुट गई है, लेकिन खराब मौसम और टूटी सड़कों की वजह से इसमें मुश्किलें आ रही हैं। इस दुखद घटना के बाद 25 जुलाई से शुरू हुई मचैल माता यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। बिहार मतदाता सूची विवाद, हटाए गए 65 लाख नामों की सूची कारण सहित होगी सार्वजनिक। बिहार में मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाए जाने के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। गुरुवार को कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि हटाए गए सभी 65 लाख नामों की सूची उन्हें हटाने के कारणों के साथ सार्वजनिक की जाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि ऐसा करने से पारदर्शिता बढ़ेगी। कोर्ट ने यह भी अनुमति दी कि जिन लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, वे अपना आधार कार्ड दिखाकर अपना दावा पेश कर सकते हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इस सूची को पंचायत और जिला स्तर के दफ्तरों में भी लगाया जाए और अखबारों, टीवी व रेडियो के जरिए इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि इंटरनेट इस्तेमाल न करने वाले लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी और चुनाव आयोग को 19 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि वह कड़ी राजनीतिक शत्रुता के माहौल में काम कर रहा है, जहां उसके ज्यादातर फैसलों को चुनौती दी जाती है। बिहार में बूथ और बीएलओ में बदलाव से भ्रम। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बीच चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में पोलिंग स्टेशनों का पुनर्गठन किया है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। राज्य में पोलिंग स्टेशनों की संख्या 77,895 से बढ़कर 90,712 हो गई है। ये कदम हर पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या 1,500 से घटाकर 1,200 करने के निर्देश के बाद उठाया गया। लेकिन इस बदलाव के कारण कई मतदान केंद्र बदल गए हैं और नए बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ नियुक्त हुए हैं। जमीन पर स्थिति यह है कि कई मतदाताओं और यहां तक कि स्थानीय अधिकारियों को भी अपने नए बूथ और बीएलओ के बारे में सही जानकारी नहीं है, जिससे उनमें उलझन बढ़ गई है। इस बदलाव का मकसद मतदान केंद्रों पर भीड़ कम करना और प्रक्रिया को तेज करना है, लेकिन फिलहाल इससे मतदाताओं को सही जानकारी पहुंचाने की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। कांग्रेस का आरोप, वाराणसी की पेन ड्राइव मिले तो साबित कर देंगे पीएम को बूस्टर डोज मिली थी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि जिस तरह चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से बेंगलुरु में 1 लाख फर्जी मतदाताओं के दावे पर सबूत मांगा, वैसा ही सबूत बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा जा रहा। खेड़ा ने दावा किया कि अनुराग ठाकुर ने कुछ ही दिनों में 6 लोकसभा सीटों की मतदाता सूची का विश्लेषण पेश कर दिया, जो बिना चुनाव आयोग की मदद के असंभव है। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि बीजेपी को इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची दी गई।
खेड़ा ने मांग की कि बीजेपी और चुनाव आयोग वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची का डेटा भी सार्वजनिक करें। उन्होंने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा, अगर हमें वाराणसी की वोटर लिस्ट की पेन ड्राइव मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि मतगणना के दिन प्रधानमंत्री को फर्जी वोटरों की बूस्टर डोज मिली थी, क्योंकि जब वो पीछे चल रहे थे तो मीडिया में अपडेट आना बंद हो गया था। यूपी के बलरामपुर में मूक बधिर महिला के साथ सामूहिक बलात्कार। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एक बेहद दर्दनाक खबर आई है, जहां एक मूक बधिर और मानसिक रूप से विकलांग महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया। 22 वर्षीय पीड़िता जब अपनी मौसी के घर से लौट रही थी, तो बाइक सवार लोगों ने उसका पीछा किया। ये पूरी घटना एसपी आवास के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। परिवार वालों को वो बाद में एक खेत में संदिग्ध हालत में मिली। महिला की हालत स्थिर है, लेकिन वो गहरे मानसिक सदमे में है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 आरोपियों, हर्षित पांडे और अंकुर वर्मा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया है। दूसरे समुदाय की लड़की के साथ कैफे में बैठे युवक की पीट पीट कर हत्या। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में भीड़ की हिंसा का एक और मामला सामने आया है। यहां एक 21 वर्षीय युवक को कुछ लोगों की भीड़ ने सरेआम पीटा और उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार युवक एक अलग समुदाय की 17 वर्षीय लड़की का करीबी था। सुलेमान रहीम खान पठान नाम का ये युवक सोमवार को एक कैफे में लड़की के साथ बैठा था, जब 8-10 लोग वहां पहुंचे और उसके मोबाइल में एक तस्वीर देखने के बाद उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसे कैफे से बाहर घसीटा गया और बुरी तरह पीटा गया। जब उसके परिवार वालों ने उसे बचाने की कोशिश की, तो उन्हें भी पीटा गया। इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बीएचयू में साथ ही प्रोफेसर ने ही कराया था जानलेवा हमला। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के तेलुगु विभाग के अध्यक्ष पर हुए हमले के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया है कि इस हमले की साजिश कथित तौर पर उसी विभाग के एक साथी प्रोफेसर ने रची थी। पिछले महीने कैंपस की सड़क पर प्रोफेसर सी.एस. रामचंद्र मूर्ति पर हमला हुआ था, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रयागराज के सुपारी किले गणेश पासी को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी क्राइम टी सरवन ने बताया कि बीएचयू तेलुगु विभाग के प्रोफेसर बुदाती वेंकटेश्वरलू के कहने पर एक पूर्व छात्र ने पासी के साथ मिलकर यह हमला करवाया था। महाराष्ट्र में मांस और मांसाहार पर प्रतिबंध से महायुति में ही विवाद। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन बूचड़खानों को बंद करने और मांस की बिक्री पर रोक लगाने के फैसले को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में ही विवाद खड़ा हो गया है। नागपुर, कल्याण, डोंबिवली, मालेगांव और जलगांव जैसे कई नगर निगमों ने यह आदेश जारी किया है। बीजेपी ने इस फैसले का बचाव करते हुए इसे जन्माष्टमी त्योहार से जोड़ा है, लेकिन गठबंधन की सहयोगी पार्टियां एनसीपी और शिवसेना ही इसका विरोध कर रही हैं। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लोगों की भोजन की आज़ादी को सीमित कर रहे हैं। विश्लेषण: क्या मोदी की व्यक्तिगत कीमत देश चुकाएगा? अब बात करते हैं अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और भारत पर उसके असर की। द इंडिया केबल में इनके वेणु ने इसका विश्लेषण किया है। वे लिखते हैं कि ट्रंप के दंडात्मक टैरिफ की घोषणा के बाद भारत के पास बहुत लंबा वक्त नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही धीमी खपत और निवेश की समस्या से जूझ रही है। ऐसे में मोदी सरकार के पास 2 ही रास्ते हैं। पहला, कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों को खोलने पर अपनी सख्त नीति को नरम किया जाए। अगर ऐसा होता है, तो सरकार को ये बात देश को पारदर्शी तरीके से बतानी होगी। दूसरा विकल्प ये है कि भारत अपनी स्थिति पर कायम रहे और देश को ये बताए कि इसके लिए हमें कुछ समय तक आर्थिक दर्द सहना पड़ेगा। मोदी ने अब तक किसानों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत कीमत चुकाने की बात कही है, जो दिखाता है कि वह भारी दबाव में है। सच तो ये है कि आर्थिक कुप्रबंधन की असली कीमत देश का गरीब और निम्न मध्यम वर्ग चुका रहा है। ट्रंप का टैरिफ हालात को और खराब कर सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर कपड़ा, रत्न और आभूषण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों पर पड़ेगा, जो छोटे निर्माताओं पर निर्भर हैं और बहुत कम मार्जिन पर काम करते हैं। इससे एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर मजदूरों का पलायन भी देखने को मिल सकता है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब अर्थव्यवस्था 7% की विकास दर पाने के लिए संघर्ष कर रही है। विश्लेषण: अलास्का के बाद ट्रंप कहां जाएंगे? अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। अमेरिकी इतिहासकार टिमोथी स्नाइडर ने अलास्का में हुई ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर एक गहरा विश्लेषण लिखा है। वे लिखते हैं कि व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए अलास्का जाकर डोनाल्ड ट्रंप अपनी विदेश नीति की सपनों की दुनिया के अंतिम बिंदु पर पहुंच गए हैं। स्नाइडर का तर्क है कि ट्रंप की विदेश नीति इस कल्पना पर आधारित है कि विदेशी नेताओं से भी वैसे ही निपटा जा सकता है जैसे अमेरिकियों से, शानदार वादों और घिनौनी धमकियों से। लेकिन यह तरीका अमेरिका के बाहर काम नहीं करता।
पुतिन जैसे तानाशाह अपने खुद के सपनों के लिए अपराध करते हैं और उन पर खोखले वादों का कोई असर नहीं होता। पुतिन का सपना एक ऐसी यूक्रेन की कल्पना है जहां कोई सरकार न हो और वहां के संसाधन रूस के हाथों में हो। स्नाइडर कहते हैं कि ट्रंप ने रूस को बिना कुछ लिए ही असाधारण रियायतें दी हैं। यहां तक कि अलास्का में मिलना भी एक रियायत है, क्योंकि रूसी मीडिया में अक्सर अलास्का पर रूस का दावा किया जाता है। अब सवाल ये है कि अगर पुतिन बिना शर्त युद्धविराम के लिए राजी नहीं होते, तो ट्रंप क्या करेंगे? क्या वो अपनी कल्पना की दुनिया में जीते रहेंगे या फिर ऐसी नीतियां बनाएंगे जो पुतिन के लिए युद्ध को और मुश्किल बना दें? स्नाइडर पूछते हैं, जब ट्रंप अपनी कल्पना की दुनिया की सीमा पर पहुंचते हैं, तो उनका अगला कदम क्या होता है? गर्मी को मात देते स्कूल, बिना आग के भी ठंडा रहने की कला। अब एक ऐसी कहानी जो बढ़ती गर्मी के बीच उम्मीद जगाती है। दुनिया भर के आर्किटेक्ट अब ऐसे स्कूल डिज़ाइन कर रहे हैं जो बिना एयर कंडीशनर के भी ठंडे रहते हैं। थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बर्लिन के आर्किटेक्ट फ्रांसिस केरे ने अपने गांव बुर्किना फासो में एक ऐसा ही स्कूल बनाया है जो 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी आरामदायक रहता है। उन्होंने कंक्रीट की जगह मिट्टी का इस्तेमाल किया, जो तापमान को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करती है। स्कूल में क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दोनों सिरों पर खुली जगह है और एक उठी हुई छत हवा के संचार को बेहतर बनाती है। इसी तरह उत्तर पश्चिम भारत के थार रेगिस्तान में न्यूयॉर्क की आर्किटेक्ट डायना केलॉग ने राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल डिज़ाइन किया है। यह अंडाकार बलुआ पत्थर की इमारत प्रचलित हवाओं का इस्तेमाल करती है और इसकी जालीदार दीवारें हवा के प्रवाह को तेज करती हैं, जिससे अंदर का तापमान बाहर से 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रहता है। ये स्कूल टिकाऊ वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण हैं, जो दिखाते हैं कि हम स्थानीय सामग्री और पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। बढ़ता तापमान और गायब होते परिंदे। अंत में, जलवायु परिवर्तन का एक और गंभीर असर। एक नए शोध से पता चला है कि भीषण गर्मी उष्णकटिबंधीय पक्षियों पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही है। द कन्वर्सेशन में प्रकाशित एक लेख के अनुसार 1950 के बाद से भीषण गर्मी के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पक्षियों की आबादी 25 से 38% तक कम हो गई है। ये शोध बताता है कि दूर दराज के जंगलों में भी पक्षियों की संख्या क्यों घट रही है, जहां इंसानी दखल कम है। उष्णकटिबंधीय पक्षी तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जब तापमान उनकी सहनशक्ति से ज़्यादा हो जाता है, तो वे हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते हैं। इससे उनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है और अंडों और चूजों पर भी गर्मी का तनाव बढ़ता है। यह अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ जंगलों और आवासों को बचाना ही काफ़ी नहीं है। अगर हमें वैश्विक जैव विविधता को बचाना है, तो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन को धीमा करना ही होगा। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी ज़रूर बताएं। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, ट्विटर, एक्स और ब्लू स्काई पर भी पा सकते हैं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। नमस्कार। एक धनवान ने आज अपना धर्म छोड़ दिया, आज एक भूखे ने फुटपाथ पे दम तोड़ दिया। आज तनख्वाह बढ़ी है तो है मजदूर मगन, कल से हो जाएगा बाजार में महंगा राशन। बाबूजी जाएंगे दफ्तर को पकौड़े खाकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।